शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट बिलासपुर की ओर से मैं वैद सर आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर की प्रारंभिक परीक्षा जो है हो चुकी है और इसके बाद आपको इसकी मेंस की तैयारी कैसे करनी है, एक रणनीति के तहत, इस रणनीति के तहत जब आप तैयारी करेंगे तभी आप क्या होंगे, सफल होंगे। तो ये हमारे शिक्षा इंस्टीट्यूट की पूरी टीम है जो आपको पूरी तरीके से मार्गदर्शक का काम करेगी, आपको बताएगी कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य यही है, कम तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना। तो यहाँ पर देखिए 3 पेपर जो कॉमन पेपर है, जो सभी के लिए अनिवार्य है। तो इसमें जो है 3 पेपर में सबसे जो पहला पेपर है, देखिए ये है भाषा का, सबसे आसान और कहा जाए इससे कठिन कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जानेंगे तब आसान है और नहीं जानेंगे तो क्या है, कठिन है। तो यहाँ पर देखिए भाषा का जो पहला पेपर है, इसमें हिंदी से 125 अंक और अंग्रेजी से कुल जो है आपका 75 अंक, 2 घंटे का पेपर होगा और कुल जो है 200 अंक का पेपर होगा। तो देखिए यहाँ पर टैगलाइन जो मैंने लिखा है, कम तैयारी में ज़्यादा अंक। आपको क्या करना है, तैयारी तो करनी है, लेकिन कम तैयारी में आप इस पेपर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ बनाएंगे तब। अब आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि देखिए जो हम पढ़ते हैं वो आ रहा है कि नहीं एग्जाम में, और कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसको जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए हिंदी में जैसा कि 125 नंबर का है, तो सबसे पहला जो जनरल सिलेबस है, जो 10th लेवल का सिलेबस है, उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। और ये जो सिलेबस है वो ये जो है प्रायः सभी एग्जाम में देखने को मिला है। तो सबसे पहला जो है हिंदी में जो टॉपिक है, भाषा का उद्भव और विकास। ये जो भाषा का उद्भव और विकास है, यहाँ से अधिकतर जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी अभी एग्जाम में प्रश्न आया था कि हिंदी भाषा का उद्भव किन किन भाषाओं से हुआ, उसका क्रम क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा किस धातु से बनी है, इसके अलावा भाषा का विकास किस क्रम में हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। ये जो प्रश्न है यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। चूँकि 125 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है, आपको उसी की तैयारी करनी है, और कहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। दूसरा जो टॉपिक है ये है आपका वर्ण और वर्णमाला। कुल जो है 26 वर्ण, और इसी को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, जिसमें हम स्वर वर्ण पढ़ते हैं और व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रश्न किस लेवल के पूछे जाते हैं। कभी सरल पूछे जाते हैं, कभी कठिन पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि तालव्य वर्ण इनमें से कौन सा है, तो आप सभी का बन जाएगा। लेकिन अगर अनुनासिकता के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार हैं बोलेंगे तो किसी का बनेगा, किसी का नहीं बनेगा। मूल वर्णों की संख्या कितनी है बोलेंगे तो किसी का बनेगा, किसी का नहीं बनेगा। और दूसरी बात यह है, देखने को मिला है कि आप इस पेपर को में जितने भी प्रश्न हैं उसको आप बना के आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं जिस ऑप्शन को लगाया हूँ वो सही है। लेकिन कभी कभी हम यहीं क्या हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। और इसी धोखे से बचने के लिए आपको यहाँ पर सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा हर ऑप्शन को, और जो सही होगा उसी को बनाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर यहाँ पर मिलेंगे नहीं। और अगर मेंस में निगेटिव रहेंगे तो यहाँ पर आपके नंबर जहाँ से आप प्राप्त किए हैं वो कट भी जाएंगे। तो वर्ण और वर्णमाला। वर्ण के बाद में सेकंड है आपका शब्द विचार। अब यहाँ पर देखिए शब्द विचार में दोस्तों बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, इसके अलावा सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब सोचने वाली बात यह है, कंपटीशन इस टॉपिक में है। पूछिए क्यों? क्योंकि तत्सम और तद्भव इसकी लिमिटेशंस नहीं है। देशज और विदेशज, विदेशज में पुर्तगाली शब्द है, तुर्की शब्द है, अरबी शब्द है, फारसी शब्द है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सभी शब्दों को याद करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन शब्दों को आयोग जो है बार बार पूछा है, और उसको किस प्रकार से, किस ट्रिक से आप ऐसे याद करेंगे
कि आप उन शब्दों को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, एक चीज़। दूसरा, यहाँ पर जिन प्रश्नों को बार बार पूछा गया है हमको उन्हीं प्रश्नों को देखना है बस, और उसी को याद करना है बस, अदर चीज़ों के पीछे नहीं जाना है। प्रश्न वहीं से आएंगे, इसकी 101% गारंटी है। तो तत्सम है, तद्भव है, देशज और विदेशज, ये शब्द विचार की बातें हैं। तीसरा है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार में भी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और दूसरा जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। कई बार प्रश्न यहां से आया है, क्या अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। डायरेक्ट प्रकारों से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, या कभी किसी वाक्य को दे देगा। अभी भी एक एग्जाम हुआ था व्यापम का, वहां पर प्रश्न आया था, एक वाक्य को दे दिया था और उसको पूछा था यह किस प्रकार का वाक्य है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज वाक्य विचार में, ये वाक्य अशुद्धि। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है या इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। जहां भी नहीं है वाले प्रश्न आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, नहीं है को अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि बाद में जब आपकी आंख इधर उधर होगी तो आपका वो नहीं है नहीं दिखेगा, आप है वाले को लगा के आ जाते हैं, और यही हमारी गलती होती है। तो उसको ध्यान दीजिएगा। हर ऑप्शन को पढ़ना है, एक ही ऑप्शन को पढ़ कर टिक नहीं लगाना है, नहीं तो गारंटी है आप गलत दिशा में जाएंगे। और देखिए, एग्जाम निकालने का एक पैटर्न होता है, एक रणनीति होती है, और इसी रणनीति के तहत जो एग्जाम को अच्छी तरीके से नियंत्रण के साथ फेस करता है वही एग्जाम को निकालता है, याद रखिएगा। क्योंकि पढ़ के सभी जाए रहते हैं। और दूसरा, कभी कभी हमारे मन में ये भी ख्याल आता है, अरे मेरे से कम पढ़ा लिखा भी इस एग्ज़ाम को निकाल लिया, क्यों? प्रेजेंस ऑफ माइंड। उस एग्ज़ाम के समय आपका दिमाग किस स्तर का था, किस प्रकार से काम कर रहा था, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए उस समय एग्जाम में, नियंत्रण होना चाहिए दिमाग में, तब आपके ऑप्शन सही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज मिस्टेक होगी दोस्तों, याद रखिएगा। हल्के में नहीं लेना है हिंदी को, 200 नंबर का है, मजाक नहीं है। तो वाक्य विचार में शुद्ध अशुद्ध वाक्य, शुद्ध अशुद्ध वाक्य में देखिए हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक आ जाएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि व्याकरणिक अशुद्धि को दूर करना है। कहने का मतलब कहीं पर वचन संबंधी अशुद्धि, कहीं पर संज्ञा संबंधी अशुद्धि, कहीं पर शब्द संबंधी अशुद्धि, कहीं पर लिंग संबंधी अशुद्धि, कहीं पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, कहीं पर क्रिया संबंधी अशुद्धि, कुछ भी हो सकती है। चलिए, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पद। पद में संज्ञा, इंग्लिश में नाउन कहते हैं, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, ये 5 पद हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पढ़ना है, उदाहरणों को पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न आएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन किस टॉपिक से आएंगे, कौन से पद से आएंगे, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आएंगे जरूर। और विशेषण एक याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। एक क्रिया, वर्ब कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? कई बार प्रश्न आया है। और ये 4 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द हैं। व्यापम कई बार इस चीज़ को भी प्रश्न में पूछ चुका है कि कौन सा विकारी शब्द है, कौन सा विकारी शब्द नहीं है। तो अव्यय जो है ये अविकारी शब्द है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए लिंग, वचन, कारक और काल। काल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, काल किसी में पूछा जाता है, किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। इंग्लिश में जैसे हम टेंस पढ़ते हैं, हिंदी का टेंस वैसा नहीं होता, हिंदी का टेंस अलग ही होता है। कभी कभी प्रकार कोई पूछ देता है, क्या इनमें से कौन सा भूतकाल का प्रकार नहीं है जहाँ भी आया, फिर बोलूँगा दोस्तों ध्यान से बनाइएगा उसको, नहीं तो आपका बन के भी गलत बनेगा। काल बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक, कारक और उसकी विभक्तियाँ, 8 विभक्तियाँ हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, पता होगा आपको, और सिंपल है। हाँ, ये है लिंग और वचन। लिंग और वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन संबंधी अशुद्धियाँ प्रश्न पूछा जाता है। और एक है जेंडर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर देखिए लिंग को पहचानने का एक तरीका होता है। उनको वाक्यों के साथ जब आप प्रयोग करेंगे, और वाक्य क्या हो, व्याकरण सम्मत हो, तब आपको पता चल जाएगा कि वो लिंग में, वो शब्द में कौन सी लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। कुछ चीज़
जो बार बार पूछा जाता है, जैसे रत्नों के नाम, ये व्यापम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछा है। लिंग, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, खरीदा हुआ प्रश्न है ये, तो ये आता ही एग्जाम में और आ सकता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, दही में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या कभी दही खट्टा होता है या दही खट्टी होती है, प्रश्न आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लिंग और वचन। इसके अलावा देखिए संधि और समास। संधि में वही स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि है, गुण है, वृद्धि है, यड़ है, अयादि है, 5 है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछने के 2 तरीके, पहला कोई शब्द दे देगा और बोल देगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पहला। दूसरा कोई शब्द दे देगा, बोल देगा इसमें कौन सी संधि है, जैसे मनोयोग में कौन सी संधि है, या आशीर्वाद का संधि विच्छेद करके बताइए। तो ये है संधि। और दूसरा समास। समास में सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन करने वाला जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। वो है क्या, अव्ययी भाव समास। तो पदों की प्रधानता के आधार पर पूछेगा तो 4 प्रकार होते हैं, और सामान्यतः बोलेंगे तो समास के 6 प्रकार होते हैं। तो यहां पर समास, समासिक भेद, कोई समासिक शब्द दे देगा और वह किस समास का उदाहरण है ये बताइए, ये प्रश्न आता है। इसके अलावा देखिए रस, छंद और अलंकार, ये बड़ा टॉपिक है। और यहाँ पर रस के अवयव कितने हैं, रस के प्रकार कितने हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, दोहा, सोरठा, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अलंकार के कितने भेद हैं, रस की व्युत्पत्ति किस वेद से हुई है, अलग अलग जो है चीज़ें यहाँ पर प्रश्न आता है। और इसके बाद ये जो लास्ट टॉपिक है, देखिए ज़्यादा अंक का प्रश्न है तो कंपटीशन कहाँ पर रहेगा, इसी टॉपिक में रहेगा। पहला पर्यायवाची, दूसरा विलोमार्थी, तीसरा अनेकार्थी, चौथा अनेक शब्दों के एक शब्द, पांचवा मुहावरा और लोकोक्ति। मुहावरा और लोकोक्ति आपके सामने जो ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, आपको लगेगा चारों का चारों सही है, ये भी हो सकता है। और याद रखिएगा जो आप पहली बार सोचे अधिकतर वो ऑप्शन ही सही होता है, क्योंकि पहली बार जो दिमाग क्लिक करता है वो सही ऑप्शन की ओर क्लिक करता है। लेकिन जब हम ज़्यादा उस प्रश्न को बारीकी से सोचने चालू करते हैं तो हमारा जो दिमाग है गलत ऑप्शन की ओर चला जाता है, पहला चीज़। दूसरा, मुहावरा लोकोक्ति के अलावा देखिए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ऐसा नहीं है, बहुत सारे शब्द होते हैं पर्यायवाची में जो एग्जाम में बार बार आता है, जैसे कमल का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची, चांदनी का पर्यायवाची, सरस्वती का पर्यायवाची, ब्रह्मा का पर्यायवाची, ठीक है, चंदन का पर्यायवाची। तो पर्यायवाची इंपॉर्टेंट। विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो ये जो सिलेबस है ये हिंदी का है। यहाँ से टोटल 125 अंक के प्रश्न रहेंगे। अब यहाँ पर 125 में एक चीज़ और शामिल है, वो है निबंध और पत्र लेखन। निबंध में जो हाइलाइटेड चीज़ें हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित चीज़ें, जैसे नक्सलिज्म, नक्सलवाद का उन्मूलन, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो आतंकवाद, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो आतंकवाद। ये इस प्रकार का ये जो निबंध है यहाँ पर आपको लिखना है। लेकिन निबंध ऐसा नहीं है जो हम बचपन में लिखते आए हैं। निबंध कम शब्दों में व्याकरण सम्मत शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको निबंध लिखना है। इस निबंध में करेंट अफेयर की जो तथ्य हैं उसको भी डालना है, उस टॉपिक से संबंधित, ठीक है, तब आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा। और आप अगर उलझुल चीज़ों को लिखेंगे तब वहाँ पर नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये कॉलेज या स्कूल लाइफ नहीं है, दैट इज़ कंपटीशन। और आप जिस पद की तैयारी कर रहे हैं वे एक अधिकारी लेवल का पद है, सब इंस्पेक्टर, याद रखिएगा। इसके अलावा पत्र लेखन, पत्र लेखन में भी जो बचपन में हम लोग स्कूल कॉलेज में लिखे पत्र वैसा नहीं रहता। पत्र लेखन का एक प्रारूप होता है, एक ड्राफ्ट होता है। कहाँ पर प्रति लिखना है, कहाँ पर विषय वस्तु रहती है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है,
उसके मुख्य तथ्य को किस प्रकार से लिखना है और क्या क्या चीज़ें लिखना है, दिनांक कहाँ पर लिखना है, धन्यवाद कहाँ पर लिखना है, प्रार्थी कहाँ पर लिखना है, प्रार्थी में क्या लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद रखिएगा। पत्र लेखन में इसका एक प्रारूप है, उसी प्रारूप में अगर आप लिखेंगे, उसी फॉर्मेट में आप अगर लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो सिर्फ लिख के आने से नंबर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो ये हिंदी व्याकरण का सिलेबस है दोस्तों, और सिलेबस ही आपको बताता है कि किस चीज़ को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हिंदी के को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो आयोग पूछ चुका है उनको बनाइए, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एक स्टेप पीछे का एक स्टेप आगे का पढ़िए, वहाँ से प्रश्न आएगा। तो ये हिंदी व्याकरण का 125 अंक का प्रश्न पेपर है। अब इसके बाद देखिए, दूसरा है जनरल इंग्लिश। अभी जो मैं देखा प्री में जो पूछा गया प्रश्न, उसमें एक तो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक में हर चीज़ हर टॉपिक आ जाता है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से, 5 प्रश्न में 2 या 3 प्रश्न यहाँ से आए थे। एक जो है प्रीपोजिशन का प्रश्न आता है। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक क्या क्या रहेगा। तो पहला जो है आपका, अब यहाँ पर 75 नंबर का है, तो 75 नंबर में क्या क्या, तो यहाँ पर ऐसे राइटिंग वगैरह इसमें भी शामिल है, नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पर प्रश्न क्या आता है, कोई शब्द दे देगा और उसका प्लूरल क्या होगा ये बताइए प्रश्न। अब देखिए इंग्लिश में क्या होता है, अपवाद बहुत सारे रहते हैं और ज़्यादातर जो आयोग है वो इसी अपवाद से प्रश्न को उठाता है। तो आपको अपवादों को खासकर याद रखिएगा, कॉन्ट्राडिक्शन जो रहता है, अपवाद वाले जो प्रश्न रहते हैं उसको आपको खासकर देखना है। जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यहाँ से दूसरा टॉपिक। तीसरा ये देखिए कंजक्शन इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट, सभी को नहीं, जो महत्वपूर्ण कंजक्शंस हैं उनको आपको देखना है। प्रीपोजिशन, ठीक है, इन, ऑन, एट, इस प्रकार के प्रीपोजिशंस, इनको देखना है। और ये जो टॉपिक है वॉइस, वही दे देगा, एक्टिव वॉइस में रहेगा, पैसिव वॉइस में लिखिए, पैसिव वॉइस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव टू पैसिव, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछा जाता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, जिसी को नरेशन कहते हैं, एक प्रश्न यहाँ से। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, अब यहाँ पर वही काम करना है, क्या, जो व्यापम जिन प्रश्नों को पूछा है उसको आपको यहाँ पर पढ़ना ही है। अब उसी को नहीं पढ़ना है, कहने का मतलब यहाँ पर उन चीज़ों को भी पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सरल भी है और कठिन भी है। स्पेलिंग याद रखिएगा, वर्तनी, प्रोवर्ब, एडम्स और फेसेस। तो ये जो है जनरल इंग्लिश, तो ये जो है आपका 75 अंक का ये और 125 का वो, टोटल जो है 200। अब आज मैं आप लोगों को सिनेरियो एक बता दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। अब आप इंतज़ार मत कीजिए, आप इंतज़ार में लगे रहेंगे और एग्ज़ाम आके चला जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जो हैं, जिनका भी 50% के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से मेंस में भिड़ जाइए, क्योंकि अभी लड़ाई बाकी है। अभी आपको बहुत लंबे सफ़र के लिए जाना है, अभी प्री हुआ है बस। जिसका मार्क्स मेरिट सूची में जब बनेगी तो उसमें काउंट नहीं होगा। मेंस यहीं से आपका नंबर जुड़ना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो मेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिजिकल में 60 नंबर के 6 पंचे 300 नंबर का टोटल। तो जिनका अभी आप थोड़ा थोड़ा फिजिकल करते रहिए, ज़्यादा फिजिकल मत कीजिए, क्योंकि फिजिकल में जाना है तो पहले मेंस को देना है, क्लियर करना है। और फिजिकली अगर कुछ पैर हाथ डैमेज हो गया तो फिर आप
न तो फिजिकल कर पाएंगे, ना आप मेंस की तैयारी कर पाएंगे। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप अभी मेंस में भिड़ जाएं। फिजिकल उस स्तर का करें कि आपका जो है बॉडी पेन वगैरह दूर हो जाए, बॉडी फुल्ली रिलैक्स हो, कहने का मतलब स्ट्रेच हो, खुला हुआ हो, पैर हाथ जाम मत हो। बस ये अच्छे से अच्छे जिसका सोल सॉफ्ट हो उस जूते का प्रयोग करें। रोड रनिंग से बचें, सस्पेंशन जहाँ पर हो वहाँ पर रनिंग करें। ठीक है, तो वो तैयारी तो आप करेंगे। अब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की तैयारी कैसी करनी है, पेपर 1 का मैंने बता दिया। अब आपको और किस प्रकार से पढ़ना है और इस एग्ज़ाम से संबंधित अगर और जानकारी चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, अच्छा मार्गदर्शक आपको एक तो जल्दी पहुंचने का मार्ग बताएगा लक्ष्य तक, और दूसरा जिसमें कठिनाई कम हो उस मार्ग को आपको बताएगा। तो एक अच्छा मार्गदर्शक हर व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए एक गुरु की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध, इनके गुरु थे अलार कलाम। इसी प्रकार से सिकंदर, जिसको महान कहते हैं, उनके गुरु का नाम था अरस्तु। तो ये सब गुरु क्यों बनाए? क्योंकि इनको महान बनना था। आपको अगर एग्ज़ाम को निकालना है तो याद रखिएगा, एक मार्गदर्शक की बहुत ही आवश्यकता होगी, जो हमारे पास बिल्कुल तैयार है। तो आप एग्ज़ाम में भिड़ जाइए। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट में सब इंस्पेक्टर का जो बैच है वो 13 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहा है, जो नियर अबाउट है। पृथक से बैच है, यहाँ पर आपको हर चीज़ें बताई जाएगी, कैसे तैयारी करना है, किस प्रश्न को पढ़ना है, किसको छोड़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कम समय में कैसे तैयारी करनी है, ये हर चीज़ आपको बताया जाएगा। तो आप सभी का शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट में हार्दिक दिल से स्वागत है। ठीक है, अगले वीडियो के साथ इसी प्रकार से मैं मिलूँगा। तब तक के लिए